डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 15 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला है, भारतीय ओलंपिक में ये जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और यह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा में जज होंगे। नेक्स्ट है, S&P ने भारत की रेटिंग न्यूनतम स्तर की निवेश श्रेणी में कायम रखा है। ग्लोबल रेटिंग में लगातार ये 14वें साल भारत की रेटिंग को निवेश श्रेणी के न्यूनतम स्तर पर BBB पर कायम रखा है और ये S&P ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 9.5% रहेगी और इसके अगले साल GDP में वृद्धि दर 7.8% रहेगी। हालांकि कुछ ही दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर के अनुमान को 10% बताया था। और ये रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती से उबरने के लिए सरकार की जो अतिरिक्त आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की क्षमता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार का भी सृजन होगा। S&P ने भारत की दीर्घ अवधि की BBB तथा लघु अवधि की अनापेक्षित विदेशी एवं स्थानीय मृदा सॉवरेन रेटिंग को A3 पर कायम रखा है तथा कहा है कि सरकार को अगले 24 माह के दौरान अधिक अतिरिक्त कोष की ज़रूरत होगी और ये लेकिन मजबूत बाह्य स्थिति वित्तीय दबाव के समक्ष बफर का काम करेगी। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 में जो 2024-25 तक ये $5,000 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था और अब इस रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 2021-22 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार रफ्तार पकड़ेगा और सरकार के अतिरिक्त सुधारों के क्रियान्वयन निवेश से भी निवेश और रोजगार बढ़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को बोइंग से मिला 10वां P-8I युद्धक विमान। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है और ये P-8I विमानों में न सिर्फ बेहतरीन समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है बल्कि आपदा के समय राहत एवं मानवीय सहायता कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन की मेज़बानी करेगा। बैडमिंटन महासंघ ने घोषणा की है कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेज़बानी करेगा और भारत को 2023 में सुदीरमन कप का आयोजन करना था लेकिन BWF ने इस विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है ये चीन को सौंपने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत 228 सदस्यीय दल भेजेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्य दल को भेजा जाएगा और इनमें से 119 खिलाड़ियों में ये 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं जिनमें से 85 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे और यह ओलंपिक भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल होगा। नेक्स्ट है, देश में गौरैया की संख्या स्थिर हो गई है। सोलेम ऑर्निथोलॉजिकल फाउंडेशन ने हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि वर्तमान में गौरैया की संख्या पूरे भारत में स्थिर हो गई है और इसके संरक्षण के लिए अब कोई कदम उठाने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। और ये गौरैया व्यापक रूप से पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों में से एक है और ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में गौरैया किन स्थानों पर पाई जाती है इसी बारे में लोगों को समझाने वाली यह रिपोर्ट यानी सोमेल ऑर्निथोलॉजिकल फाउंडेशन की ये जो रिपोर्ट है ई बर्ड जैसी नागरिक विज्ञान पहलू की महत्ता को लेकर भी जागरूकता पैदा करती है। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी के बढ़ते प्रभाव पर आधारित किताब
कमला हैरिस से प्रेरित है। ये पुस्तक है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन के, ये कमला हैरिस पर ही लिखा गया ये पुस्तक है। और इसके लेखकों में शामिल रंगस्वामी ने कहा है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय का कई क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है तथा शिक्षा से लेकर तकनीक तक, व्यवसाय से लेकर चिकित्सा तक हम अमेरिका में और विश्व स्तर पर उद्योगों की सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। और ये कमला हैरिस जो कि 56 वर्ष की हैं और ये उपराष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। भारतीय अमेरिकियों की संख्या लगभग 40 लाख से अधिक है, जिनमें से 18 लाख से अधिक ऐसे भारतीय अमेरिकी हैं जिनके पास मताधिकार भी है। और इस पुस्तक के संपादक भारतीय संपादक ये तरुण बसु इसका संपादन किए हैं। नेक्स्ट है भूटान में सबसे पहले यूपीआई अपनाया है। भारत में बने भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत ये भूटान में की गई है। और ये हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वर्ष 2020-21 में लगभग 22 अरब लेन देन हुए हैं तथा केवल वित्त वर्ष 2021 में कुल 41 लाख करोड़ ये केवल भीम यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसी ने घोषणा की है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भूटान में ये भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू करने के लिए वहां की रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की है। और ये भूटान ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। नेक्स्ट है कक्ष में देश का सबसे पहला ये सोलर पार्क स्थापित कर रहा है एनटीपीसी। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ये 6 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए कंपनी ने गुजरात के कक्ष में 4550 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। और एनटीपीसी ने कहा है कि स्थापित होने वाले सोलर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। और ये हाल ही में निजी सेक्टर की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़ी घोषणा की थी। और इससे यह साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े राज्य के तौर पर स्थापित होगा। नेक्स्ट है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होगा। फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा सरकार करेगी। और इस प्रतियोगिता में लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें से 50-72 एथलीट, 2400 महिलाएं और 2672 पुरुष शामिल हैं। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है उसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनी है सोनाली मिश्रा। बीएसएफ की महानिरीक्षक सोनाली मिश्रा ने पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये बल का गठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर होंगी। और ये सोनाली मिश्रा मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की ये भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन ये अमित शाह किए हैं। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किए हैं। और यह देश के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवाओं और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। नेक्स्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए देगी। उत्तर प्रदेश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले सभी लोगों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और उसके बाद ये ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ तथा रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ तथा ये कांस्य पदक जीतने वालों को 2-2 करोड़ देगी।